फील किया था। मतलब एक्सेस प्रेशर। यस सर, कंप्लीट हो गया था जहाँ तक का वो। ठीक है, एक्सेस प्रेशर तक हो गई थी बात, तो आखिरी की चीजें बची है, एक एंगल ऑफ कांटेक्ट और एक कैपिलैरिटी। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट और कैपिलैरिटी। जानवी, एंगल ऑफ कांटेक्ट और कैपिलैरिटी, इस चीज को समझने की कोशिश करो। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट का। ठीक है बेटा, चलो आपको मैंने इस चैप्टर में दो फोर्सेस बताए थे, वन वाज कोहेसिव एंड अनदर वन वाज एडेसिव। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको दो फोर्सेस में ये बोला था कि एडेसिव का बेसिक मतलब क्या होता है। तो एडेसिव फोर्स का मतलब होता है जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, एंड दैट दो टू मॉलिक्यूल्स आर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। मतलब एक अगर आपका लिक्विड के टर्म्स में अगर सोचूं तो वाटर, और दूसरा सॉलिड जिसके साथ वो कांटेक्ट में, वो मान लो ग्लास। तो वाटर और ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा दैट वुड बी कॉल्ड एज एडेसिव फोर्स। और एक दूसरा फोर्स था जिसका नाम है कोहेसिव। कोहेसिव का मतलब होता है कि द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास और ग्लास के दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वाटर वाटर के दो मॉलिक्यूल्स, है ना। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा दैट विल इंटरमॉलिक्यूलर, बट उसका फर्दर एक और नाम है कोहेसिव। ठीक है, और दो डिफरेंट नेचर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वो एडेसिव। अब देखो, कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि या तो आपका एडेसिव फोर्स ग्रेटर हो जाए, या आपका कोहेसिव फोर्स ग्रेटर हो जाए, या पॉसिबली ये हो सकती है कि एडेसिव और कोहेसिव दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, दो तीन तरह की चीजें होती है, या तो एडेसिव फोर्स ग्रेटर होता है देन दैट ऑफ कोहेसिव, या कोहेसिव फोर्स ग्रेटर होता है देन दैट ऑफ एडेसिव, या ये हो सकता है कि एडेसिव और कोहेसिव फोर्स दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए। अब एक बात याद रखना, मैं आपको लॉजिकली बताता हूं, सक्षम अगर तुम बता पाओ तो बताना कि भाई एडेसिव और कोहेसिव, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, जो भी होता है, मुझे ये बताओ कि व्हाई a glass surface is wet due to water but it doesn't gets wet due to mercury। कोई मुझे बता सकता है? ग्लास स्लैब ले लो आप, ग्लास सरफेस ले लो, और उस पर आप पानी डालो तो इट बिकम्स वेट, और अगर आप उसी पे मरकरी पौर कर दो तो वो वेट नहीं होगा। कोई मुझे बता सकता है रीजन? नहीं पता? चलो मैं बता देता हूं, होता यह है कि ड्यू टू एडेशन, बट यस सक्षम, बस फ्लूइड खत्म होने वाला है, तो अभी कौन सा चल रहा है उसको गोली मारे छोड़ दो, इसके बाद जो चलेगा वो एसएचएम है, तो बस इसको खत्म होने दो, जरा सा थोड़ी देर झेल लो इसको, है ना। देखो सर, आपका जो ग्लास ग्लास सरफेस है ये, और इस पे वाटर का ड्रॉप डाला आपने, तो वाटर ग्लास के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स पे जो फोर्स लगता है, मतलब इस केस में जो एडेसिव फोर्स लगता है, एडेसिव फोर्स, वो ग्रेटर है देन दैट ऑफ कोहेसिव फोर्स। मतलब वाटर वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कम है इन विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, होता क्या है कि ये जो वाटर का कुछ पार्टिकल है दैट गेट्स स्टक टू द ग्लास सरफेस एंड हेंस ग्लास सरफेस बिकम्स वेट। बट जब आप मरकरी रखते हैं इस पे, जब आप मरकरी प्लेस करेंगे इस पर मरकरी, तो मरकरी मरकरी के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स वो ग्रेटर होता है देन दैट ऑफ एडेसिव फोर्स, वो ग्रेटर होता है देन दैट ऑफ एडेसिव फोर्स। ठीक है, कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एडेसिव फोर्स। तो अगर कोहेसिव फोर्स एडेसिव फोर्स से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि पार्टिकल को ये जो कोहेसिव फोर्स है वो गिलास के साथ स्टिक होने ही नहीं देगा। तो जब तक पार्टिकल ऑफ द लिक्विड विल नॉट स्टिक टू अ सरफेस, दैट सरफेस विल नॉट बिकम वेट, राइट। इसीलिए आपका जो ग्लास सरफेस है दैट इज नॉट वेट बाय मरकरी, बट इट गेट्स वेट बाय वाटर। क्लियर है? तो खैर, अब मैं आपको एक बात समझाता हूं कि आप जब भी, हर्षित तुम्हें याद आएगी ये बात, आप जब भी कोई ऐसी लिक्विड ले लें और एक कोई ऐसा कंटेनर ले लें, ठीक है, कि उस कंटेनर के लिए अगर ऐसा हो कि एडेसिव फोर्स, मतलब जो लिक्विड और कंटेनर के मॉलिक्यूल्स का फोर्स है, इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कोहेसिव फोर्स, मतलब ये जो लिक्विड लिक्विड के मॉलिक्यूल का फोर्स है उससे ज्यादा हुई अगर एडेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, तो इस केस में आप याद रखिएगा लिक्विड्स वेट द सॉलिड सरफेस एंड हैज अ कॉनकेव सरफेस। ठीक है, एडेसिव फोर्स अगर ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स कम है, तो इस केस में लिक्विड सरफेस इज कॉनकेव। लिक्विड सरफेस इज कॉनकेव, इज कॉनकेव। कैसा होगा हर्षित? कॉनकेव सरफेस होगा। ठीक है, मतलब ये लिक्विड आपने भरा, ये सरफेस कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा।
क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो एंड पे जो ये ग्लास के पार्टिकल है या कंटेनर के पार्टिकल है जिसमें आपने लिक्विड भरा है, वो ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं इस पर, है ना? तो वो थोड़ा इसको ऊपर की तरफ उठा देंगे क्योंकि वो ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, और लिक्विड लिक्विड जो इसको खींच रहा है उसका फोर्स इससे कम है, तो इसलिए वो इसको नीचे नहीं खींच पाएगा, और ये जो कंटेनर है वो इसको ऊपर खींच देगा, अट्रैक्ट कर लेगा, कुछ ऊपर की तरफ ले जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है कि नीचे जो फोर्स लग रहा है वो लिक्विड लिक्विड का है, उसके कंपैरिजन में जो ऊपर फोर्स लग रहा है वो लिक्विड और कंटेनर के मॉलिक्यूल्स का है, तो वो फोर्स ज्यादा है, तो उसको रिजल्टेंट तो एक इफेक्ट ऊपर ही की तरफ लाएगा ना वो। और कहां पे लाएगा? ये एंड्स पे, जो जहां पर ये कांटेक्ट में है। भाई अंदर ऐसा क्यों नहीं होगा? बिकॉज अंदर थोड़ी ना वो कंटेनर का कोई सरफेस यहाँ पर थोड़ी ना कांटेक्ट में। नहीं आई बात समझ? आ गई सर। बहुत बढ़िया सा। दूसरा केस यही आपको समझ में आ रहा होगा कि एडेसिव फोर्स अगर सर यही हो जाए कि लेस देन कोहेसिव फोर्स हो जाए तो कैसा होगा हर्षित भाई? सरफेस ऑफ लिक्विड कॉन्वेक्स बन जाएगा। बहुत बढ़िया साहब, लिक्विड सरफेस इज कॉन्वेक्स। तो इस केस में आपके जो लिक्विड का सरफेस होगा वो ऐसा हो जाएगा, कुछ थोड़ा सा एंड पे कुछ नीचे की तरफ चला जाएगा, कॉन्वेक्स। ये वाला जो फोर्स है ये लिक्विड ज्यादा तेज खींच लेगा और ये सरफेस उसको ऊपर नहीं कर पाएगा, मतलब रिजल्टेंट इसका नीचे की तरफ लग रहा है, नेट फोर्स इस पे नीचे की तरफ लग रहा है। और अगर एडेसिव फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू कोहेसिव फोर्स, तब फिर क्या होगा भाई? दोनों प्लेनर बराबर पे। लग रहे हैं तो कोई किसी को नहीं खींचेगा। तो अब तुम्हें समझ आ गया हर्षित, जो तुमने लास्ट टर्न एक सवाल पूछा था, ठीक है, समझ कि क्यों सरफेस ऐसा होता है? तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस थिंग विच इज द एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंटेनर एंड लिक्विड। इसको नोट कर लो एज इट इज। तो अब एक टर्म डिफाइन करें पहले और फिर उसके बाद कैपिलैरिटी समझते हैं। सर आप प्लीज एक बार ये कॉन्वेक्स वाला वापस समझा दीजिए। कॉन्वेक्स वाला जो सरफेस है वो इसलिए ऐसा फॉर्म हो रहा है क्योंकि पार्टिकल पार्टिकल, अब इमेजिन करो कि ये लिक्विड और लिक्विड का पार्टिकल जो फोर्स लगा रहा है, मतलब ये जो पार्टिकल यहाँ पर है सरफेस पर, उसको नीचे वाला पार्टिकल नीचे खींचने की कोशिश में है, और कंटेनर का जो पार्टिकल है वो इस पार्टिकल को ऊपर खींचने की कोशिश में है। बट बिकॉज ये वाला फोर्स जो लिक्विड लिक्विड के पार्टिकल के बीच में लग रहा है वो ग्रेटर है देन दैट ऑफ दिस, तो ये क्या होगा? ये थोड़ा नीचे खींचा, मतलब खींचे जाएगा, यानी बिकॉज नेट रिजल्टेंट फोर्स एट द कॉन्टैक्ट, वो नेट रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो क्या होगा एट कॉन्टैक्ट? नेट रिजल्ट क्या होगा कि लिक्विड थोड़ा नीचे आ जाएगी। यस समझ गया सर, थैंक यू सर। इज इट डन? यस सर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब एक टर्म डिफाइन करूंगा और उसके बाद कैपिलैरिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक है उस पे आऊंगा। तो एक टर्म है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इसको समझिएगा। आपने देखा है कि आपका लिक्विड का जो सरफेस है वो आउट ऑफ द थ्री कोई सा भी सरफेस हो सकता है, इधर इट बी कॉनकेव और कॉन्वेक्स और प्लेनर। तो कोई सा भी सरफेस हो, फॉर इंस्टेंस अगर मान लो कि मैं कॉनकेव सरफेस ले लूं, तो कॉनकेव सरफेस अगर ऐसा है तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, जो ये पॉइंट जो लिक्विड का सॉलिड के कांटेक्ट में है या कंटेनर के कांटेक्ट में है, उस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो दिस विल बी द टेंजेंट टू दैट पॉइंट व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द कंटेनर। ठीक है, और ये जो पार्ट ऑफ द सॉलिड है, ये वाला पार्ट ऑफ द सॉलिड, ठीक है, और इसमें एक बात याद रखिएगा, द पार्ट ऑफ द सॉलिड आई एम टेकिंग इनसाइड द लिक्विड, वो पार्ट ऑफ द सॉलिड में ले रहा हूं जो इनसाइड द लिक्विड है। इनके बीच में ये कुछ एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है? देखो, tangent drawn to point of contact of the liquid and the part of the solid which is inside the liquid, उसके बीच का एंगल। ठीक है, तो उसके बीच अगर आप देखें तो ये एंगल बन रहा है, इसी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर मान लीजिए कि यही सरफेस अगर कॉन्वेक्स है, जो अभी आपने देखा है कि तीन तरह के सरफेस होते हैं, तो कॉन्वेक्स सरफेस के लिए आप ये कह सकते हैं कि सर यहां पर अगर मैं टेंजेंट ले लूं एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो ये ऐसे आएगा, एंड द पार्ट ऑफ द सॉलिड विच इज इनसाइड द लिक्विड, मतलब कौन सा पार्ट? तो ये वाला पार्ट, सॉलिड का वो पार्ट लेना है जो लिक्विड के अंदर हो। तो ये एंगल दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पर थीटा लेस देन 90 है, यहाँ पर थीटा ग्रेटर देन 90 है। एंड द लास्ट केस वाज लाइक दिस, लास्ट केस इज लाइक दिस, कि अगर मान लीजिए कि ऐसा हो कि ये ऐसा हो जाए, प्लेनर सरफेस हो, सरफेस इज प्लेनर,
तो इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट लूंगा तो ये ऐसे आएगा, और पार्ट ऑफ द सॉलिड विच इज इनसाइड द लिक्विड वो ऐसे आएगा। तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू वो एग्जैक्टली कितनी होगी, तो दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो एंगल फॉर्म होता है, ठीक है, बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द पार्ट ऑफ द सॉलिड विच इज इनसाइड द लिक्विड, इसी एंगल को हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। और इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि भाई एडेसिव फोर्स ज्यादा है या कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, सरफेस कॉनकेव होगा कि कॉन्वेक्स होगा। सोच के देखो, खुद ही समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, तो पहले तो मैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन लिख दूं यहाँ पर। इसको याद रखिएगा, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन tangent drawn to the liquid surface at contact and part of solid surface inside liquid। ठीक है, इसको हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। ओके, वेरी गुड सक्षम। अब एक लास्ट चीज भी सुन लो, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमने बहुत बेसिक से रीजन के लिए डिफाइन करा है, और ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का हमारा बस यही यूज है जो अभी हम बात करने वाले हैं। द लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कैपिलैरिटी। ठीक है, मुझे आप में से कोई बायो वाला है क्या? यस सर। ठीक है, आप ही हैं हर्षित भाई? हर्षित भाई बायो पढ़ते हैं आप? जानवी बायो पढ़ती हैं क्या? आप लोगों ने ये कैपिलरी एक्शन आप लोगों ने पढ़ा है क्या आपने अपने बॉटनी वाले पार्ट में? कैपिलरी एक्शन आपने बॉटनी वाले पार्ट में सुना है? नहीं सुना है? मैं सुना देता हूँ। बॉटनी वाले पार्ट में आपने शायद सुना होता कि प्लांट्स में जो नीचे से पानी, मतलब रूट पानी अब्सॉर्ब करता है और वो ऊपर तक जाता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि प्लांट में जो पानी नीचे से ऊपर जाता है वो जाता है बाय द कैपिलरी एक्शन ओनली। पानी जो ऊपर जाता है नीचे से वो कैपिलरी एक्शन के द्वारा जाता है, थ्रू कैपिलरी एक्शन। अब कैपिलरी एक्शन का क्या मतलब, इस बात को समझो। आपने देखा है कि कभी भी किसी भी एक बहुत पतली सी ट्यूब को, बहुत पतली कैपिलरी ट्यूब का मतलब होता है कि एक वेरी नैरो ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब का बेसिक मतलब है बहुत नैरो सी ट्यूब। फॉर एग्जांपल, आप कोई स्ट्रॉ ले लो, स्ट्रॉ जिससे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, अगर आप स्ट्रॉ ले लोगे तो वो बहुत नैरो सी होती है ना। उस स्ट्रॉ को आप अपने कोल्ड ड्रिंक में जैसे ही डालते हैं, आपको नहीं लगता कि उस स्ट्रॉ में जो लिक्विड है वो थोड़ा ऊपर आ जाती है? यस सर। है ना? दैट एक्शन इज कॉल्ड एज कैपिलैरिटी। देखो बेसिकली होता क्या है, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि अगर मान लीजिए कि ये कोई कंटेनर है और इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, मान लो कि फॉर इंस्टेंस आई एम टेकिंग द लिक्विड एज वाटर। ठीक है, वाटर भरा हुआ है और इसके अंदर हमने ये कैपिलरी ट्यूब डाल दिया। तो क्या होगा कि विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग लिक्विड, इस ट्यूब के अंदर, इस कैपिलरी ट्यूब के जो अंदर लिक्विड होगी उसका हाइट थोड़ा ज्यादा होगा। मतलब कुछ लिक्विड इसमें राइज कर जाती है, कुछ ऊपर की तरफ चली जाती है। क्यों जाती है वो अभी हम समझेंगे, बट कुछ ऊपर की तरफ चली जाती है। ये जो एक्शन है लिक्विड का खुद से ऊपर चले जाना इन अ कैपिलरी ट्यूब, दिस एक्शन इज बेसिकली कॉल्ड एज कैपिलैरिटी। इसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? कैपिलैरिटी कहते हैं। अच्छा एक बात याद रखो, कैपिलैरिटी इज नॉट ओनली द एक्शन ऑफ राइजिंग ऑफ द लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। लिक्विड का लेवल कम भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द लिक्विड। जैसे अगर इसी कंटेनर में मैंने मरकरी रखा होता, इफ आई वुड हैव poured मरकरी इनसाइड दिस कंटेनर, इसमें अगर हमने मरकरी रखा होता, मरकरी, मर्क्यूरी,
ठीक है, और ये ऐसा ट्यूब होता। तो मरकरी के अंदर क्या होता है, मरकरी के अंदर अगर आप देखेंगे तो मरकरी के अंदर अगर आप देखेंगे तो मरकरी के अंदर क्या होता है, ये नीचे चला जाता है ना, ये जो लिक्विड है वो गोज डाउन। इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये लिक्विड, ये जो मरकरी है वो नीचे चला जाता है, तो ये भी कैपिलैरिटी है। तो इसका मतलब है कि द राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज कैपिलैरिटी। लिख लो, द राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज कैपिलैरिटी। The rise or fall of liquid inside a capillary tube is known as capillarity. लिख लिया बेटे? अब ये होता क्यों है, that we'll understand. सर मेरे को राइज और फॉल समझ नहीं आया, मतलब सर दोनों में राइज तो, का मतलब, हाँ क्या? दोनों में ही मरकरी और वाटर में, दोनों में ही तो ये तो पाइप के अंदर पानी आ रहा है, मतलब लिक्विड आ रहा है, सॉरी। सर दोनों में मतलब फॉल कैसे हो गया मरकरी में? मरकरी में जो फॉल होने का रीजन है वो कुछ और है। मरकरी में फॉल होने का रीजन ये है कि वो इसके एंगल ऑफ कांटेक्ट वगैरह पे भी डिपेंड करता है। तो वो जो सरफेस है वो हमेशा कैसा बनता है, कॉन्वेक्स। अभी तुम पहले इस रीजन को समझ लो। अच्छा चलो एक चीज को लेके हम बात कर लेते हैं। अभी एक चीज मैंने क्या बोला है, एक चीज आप इसको कंसिडर कर लो ना, क्या कहते हैं उसको, राइज वाले केस को। राइज से पहले आप चीजों को समझ लो तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि व्हाई डज मरकरी फॉल। सर मैंने पूछा, मतलब राइज मेरे को समझ नहीं आया कि राइज हुआ कैसे, आप उसे राइज कैसे कह रहे हो? राइज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो कंटेनर है जिसमें आपने ये लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर आप ट्यूब लाके प्लेस कर रहे हो। यस तो सर। अगर इसके अंदर ट्यूब प्लेस कर रहे हो तो ट्यूब के अंदर की जो लिक्विड है उसकी हाइट और बाहर की जो लिक्विड है उसकी हाइट सेम नहीं रहती। ये जो ट्यूब है उसके अंदर जो लिक्विड की हाइट है वो थोड़ी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू बाहर। कुछ लिक्विड इसमें ऊपर चली जाती है। मतलब ये जो बाहर वाली लिक्विड है कंटेनर में, जो बाहर मतलब इस ट्यूब के बाहर जो लिक्विड है कंटेनर का, उसके लेवल के रिस्पेक्ट में इस ट्यूब के अंदर जो लेवल है लिक्विड का वो थोड़ा ऊपर हो जाता है। समझ गया सर, समझ गया। इसी को राइज कह रहे हैं। समझ में आई बात? इसी तरह से अगर आप मरकरी के अंदर ये ट्यूब रख देंगे, मरकरी के अंदर ये ट्यूब रख देंगे, तो ये जो ट्यूब है उस ट्यूब में लिक्विड का लेवल बाहरी लिक्विड के रिस्पेक्ट में थोड़ा नीचे चला जाएगा, तो इसको हम फॉल कह रहे हैं। ट्यूब के अंदर, कैपिलरी ट्यूब के अंदर। समझे हर्षित या नहीं अभी भी? आगे से समझ गया। ठीक है, अब देखो ये इस कैपिलरी में हमें सिलेबस में हमें सिर्फ राइज वाला पढ़ना है, फॉल वाला नहीं पढ़ना है। तो राइज वाले को हम समझते हैं। पहले तो हम इसको समझे कि ऐसा होता क्यों है, ये खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर आपको पुरानी बातें याद होंगी तो मान लीजिए एक कैपिलरी ट्यूब है। अब ये कैपिलरी ट्यूब हमने रखा। मुझे एक बात बताओ, ये मान लो कि ये जो लिक्विड हमने यहाँ पर लिया है वो लिक्विड है लिक्विड है हमारा वाटर। और ये जो कैपिलरी ट्यूब है ये ग्लास की बनी हुई है, ग्लास कैपिलरी ट्यूब। मुझे एक बात बताइए हर्षित साहब, तो इसमें जो ये लिक्विड का सरफेस होगा इस ग्लास के अंदर, इस ट्यूब के अंदर, कैपिलरी ट्यूब के अंदर, वो प्लेनर सरफेस होगा या कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा? व्हाट काइंड ऑफ सरफेस विल इट बी? कॉनकेव। कॉनकेव, मतलब ऐसे बनेगा सरफेस, कॉनकेव तो ऐसा ही होगा। अब आपको पुरानी बात कल वाली मतलब लास्ट वाले क्लास की अगर बातें याद होंगी तो आप ज्यादा बेहतर समझेंगे। मुझे एक बात बताइए कि जब हम ये ऐसे बबल बनाते थे हम कहते थे ये कॉनकेव साइड है, तो हम ये कहते थे ना कि कॉनकेव साइड पे जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। सोच के यस। देखिए, याद करिए। हाँ सर। तभी तो एक्सेस प्रेशर डिफाइन करा था हम लोगों ने। तो इधर से लगने वाला प्रेशर जो है सर वो ज्यादा है, तो ये प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब है कि कॉनकेव साइड से ये प्रेशर ज्यादा, इस पे जो प्रेशर लग रहा है वो क्या कर रहा है, ज्यादा है प्रेशर। प्रेशर बैलेंस है क्या? नहीं समझे? कॉनकेव साइड पे जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है ना हर्षित? हाँ सर, हाँ सर। पक्का ना, या तो ऐसे ही दिल रखने के लिए बोल देता है नहीं कभी नहीं कभी नहीं तो। सर, सर याद है वो अच्छा, बहुत। तो प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर ज्यादा है तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो लिक्विड ऊपर भागेगी। क्यों भागेगी? ताकि उसका प्रेशर मेंटेन हो सके। क्या हो सके? मेंटेन हो। प्रेशर मेंटेन हो सके। मतलब इस बात को ऐसे इमेजिन करो कि अगर हम इसमें ऐसा बनाते हैं, ऐसा, चलो
खैर पहले तो इसको समझते हैं कि लिक्विड ऊपर भागती है ताकि इसका जो प्रेशर है ना, प्रेशर वो मेंटेन हो सके। मतलब जो एक्सेस प्रेशर है या प्रेशर का डिफरेंस है वो किससे बैलेंस हो सके, ये जितनी लिक्विड ऊपर चढ़ी है उसके हाइट के कारण जो प्रेशर आया है उससे बैलेंस हो सके। ठीक है, तो यही इसीलिए लिक्विड ऊपर चढ़ती है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, लिक्विड किसी भी कैपिलरी ट्यूब में इसलिए ऊपर जाती है ताकि वो प्रेशर डिफरेंस को बराबर कर सके। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कॉनकेव सरफेस पे प्रेशर ज्यादा होता है, तो इक्वलाइज द प्रेशर लिक्विड राइजेस अबव, ताकि वो प्रेशर डिफरेंस को इक्वल कर सके, बराबर कर सके, तो इसलिए लिक्विड ऊपर भागती है। ठीक है, अब इसमें आपका पॉइंट ये होगा कि भाई लिक्विड कितना ऊपर गई है वो पता करो। तो लिक्विड कितना ऊपर गई है वो हम निकालेंगे, और इसके लिए आप ये मान लीजिएगा कि जो ट्यूब है इसका रेडियस हमने आर माना हुआ है। तो इसमें लिक्विड कितना ऊपर गई है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिक्विड कितना ऊपर गई है वो निकालने के लिए हम इस ट्यूब को थोड़ा बड़ा करके दिखाएंगे आपको। ऑल्दो कैपिलरी ट्यूब, याद रखिए कि कैपिलरी ट्यूब की जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बहुत कम होती है, मतलब ये ट्यूब बहुत नैरो होती है, इसीलिए इसको कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। कैपिलरी ट्यूब का बेसिक मतलब है नैरो ट्यूब। क्या मतलब है? नैरो ट्यूब। अब इसमें कितने हाइट तक लिक्विड चाहिए, बस एक आखिरी पॉइंट समझ लो सर, एक आखिरी डेरिवेशन अभी थोड़ी देर के लिए समझ लो, बस बात खत्म। उसके बाद तो हम नए चैप्टर पे चले जाएंगे। तो ये जो नैरो ट्यूब है, अब इसमें जो लिक्विड का हाइट है वो कैसे निकालेंगे, तो ये देखो, ये जो सरफेस है वो तो अपना कॉनकेव है इस प्रकार से, सबको मैग्नीफाई करके हम ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और आप ये कह सकते हो कि इस पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ले लूं, ये टेंजेंट, तो ये टेंजेंट जो अगर मैं लूंगा तो दिस विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा, दिस विल बी थीटा। ठीक है, अगर ये वाला टर्म एंगल ऑफ कांटेक्ट है विच इज थीटा, तो अब देखिए एक बात समझिए कि अगर मैं इस, ऑल्दो इट इज नॉट अ कंप्लीट ड्रॉप, बट अगर मैं इसको ऐसा एक इमेजिनरी स्फीयर इससे बनाऊं ताकि इसको मैं कंप्लीट ड्रॉप की तरह ट्रीट कर पाऊं थोड़ी देर के लिए। अरे ठीक है, इसको मैं कंप्लीट ड्रॉप की तरह ट्रीट कर पाऊं तो मैं कैसा सर ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये स्फीयर है बेटा, स्फीयर बना लेना अपने लिए, ये स्फीयर बनाना पड़ेगा। अगर ये स्फीयर होता, ये कंप्लीट ड्रॉप होता, तो इसका कुछ रेडियस होता, पता नहीं होता भी कि नहीं होता, यस सर। होता। तो अगर ये रेडियस इसका कुछ होता, मान लो कि ये रेडियस आर होता और ये जो ट्यूब का रेडियस है वो स्मॉल आर है, ठीक है, ये एंगल यहाँ पर, ये एंगल यहाँ पर थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला एंगल सोचो कि दिस एंगल विल बी थीटा और नॉट। यस। अब अगर ये सोचिए कि ये अगर कंप्लीट ड्रॉप होता तो हर्षित भाई इसमें एक्सेस ऑफ प्रेशर कितना होता? इफ दिस बीइंग अ कंप्लीट ड्रॉप, व्हाट वुड हैव बीन द एक्सेस प्रेशर? सर प्रेशर एटीएम, जो एटीएम प्रेशर है प्लस सरफेस सरफेस नहीं टेंशन। नहीं, डायरेक्ट एक्सेस प्रेशर पूछ रहा हूँ, डायरेक्ट। व्हाट वुड हैव बीन द वैल्यू ऑफ एक्सेस प्रेशर? मतलब उसका फॉर्मूला पूछ रहे हैं आप? हाँ फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। 2 सिग्मा बाय आर। 2 सिग्मा बाई आर। ठीक है, तो एक्सेस प्रेशर कितना होता है? 2 सिग्मा बाई आर। अब वो जो एक्सेस प्रेशर है वही तो इससे बैलेंस हो रहा है ना, जो ये कितना हाइट ऊपर चढ़ी है उसी को तो ये एक्सेस प्रेशर बैलेंस करने के लिए ऊपर चढ़ा है। मतलब ये जो लिक्विड ऊपर गई है वो किसको बैलेंस करने के लिए गई है? एक्सेस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब सर अगर आपको पुरानी कल वाली बात याद होगी तो ये समझ पाएंगे आप, 2 सिग्मा बाय आर इज इक्वल टू, मैं रो जीएच लिख सकता हूँ, सोच के देखो। यस सर, यस। ठीक है, अच्छा आर तो रेडियस है जो पूरे का होता, बट ये पूरा तो ड्रॉप नहीं है, ये तो ड्रॉप का एक बस पोर्शन है ना। तो आपको क्या पता है? आपको ट्यूब का रेडियस पता है, ये तो जो ड्रॉप आपने इमेजिनरी माना है उसका रेडियस आपको थोड़ी पता है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्मॉल आर को और कैपिटल आर को रिलेट करना पड़ेगा। कैसे रिलेट करेंगे देखिए, क्या आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा, नहीं कॉस थीटा। कॉस थीटा अगर आप लिखेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर को हम ऐसा लिख सकते हैं स्मॉल आर बाई कॉस थीटा। यस सर। ये क्यों रिलेट कर रहे हैं? द रीजन इज कि हमें ट्यूब का रेडियस पता है, हमें ये पूरा ड्रॉप थोड़ी ना गिवन है। इस वैल्यू को उठा के यहां रख दो, तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय आर बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रो जी एच। ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? एच की वैल्यू आ गई सर 2 सिग्मा, कॉस थीटा ऊपर चला गया तो ये आ जाएगा रो
RG, ये स्पेस बहुत कम पड़ रहा है, यहाँ तक नोट करके इसके हाइट की वैल्यू लिख लो। सर जब ये लिक्विड ऊपर जाएगा तो उसका शेप सेम ही रहेगा ना? नहीं प्लेनर बन जाएगा ऊपर जाके? नहीं नहीं, इट विल नॉट चेंज, सब सेम रहेगा ना सर? बट जो, हाँ शेप सेम रहेगा, जो प्रेशर का डिफरेंस यहाँ पर था ना, वो प्रेशर का डिफरेंस सिर्फ बैलेंस हो गया है बाय द लिक्विड गॉन मूविंग अपवर्ड्स। ओके सर। शेप बदल जाएगा तो सोचो ना, आप पुरानी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दोगे कि आपने ये बोला है कि सर हमारे लिए तो जो कंटेनर है और जो ये है क्या नाम है इसका, ग्लास और लिक्विड, उसके लिए हमारा जो शेप होता है वो कॉनकेव होता है, तो अगर ऊपर चढ़ के शेप कॉन्वेक्स हो गया या प्लेनर हो गया तो वो पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना ऑटोमेटिकली, यस सर। विच इज नॉट पॉसिबल। सर एक और बात, ये सिर्फ कैपिलरी ट्यूब में ही होता है या ब्रॉडर ट्यूब में? कैपिलरी ट्यूब में, कैपिलरी ट्यूब में उनमें भी ट्यूब होता बहुत है? बड़ी हो जाएगी, ट्यूब बहुत बड़ी हो जाएगी तो ये जो फिनोमेना है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉनकेव सरफेस ऑलमोस्ट आपको प्लेनर नजर आने लगेगा उस केस में। यस सर। देखो ना, इस ये जो बात है वो कॉस थीटा से डायरेक्टली रिलेटेड है ना, एच जो हाइट है वो कॉस थीटा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर कंटेनर का साइज बहुत बड़ा कर दिया हमने तो उस केस में ये जो थीटा की वैल्यू है ना, ये थीटा की वैल्यू वो बढ़ने लगेगी, यस सर, फिर 0 हो जाएगी। यस सर। फिर जीरो हो जाएगी। डन। सर एक दफा आप ये थीटा वाला समझा दीजिए, 90 माइनस थीटा जो बोला आपने। अच्छा देखिए, ये जो चीज है, ये ब्लू वाली लाइन, इट्स टेंजेंट, राइट। हाँ। यस सर। ये इस पॉइंट, ये कर्व है तो ये उसका टेंजेंट है, और इस पूरे कर्व का जो रेडियस है वो ये है। अगर इसको पूरा गोल बनाते हैं हम, तो इसका ये जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यस सर। ठीक है। दूसरी बात आप ये देखिए कि ये वाली लाइन देखिए और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी, एक्स और वाई, यस सर। तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। और अब ये वाली जो लाइन है, ये जो टेंजेंट है, ये जो आपको दिख रहा होगा, और ये दोनों भी 90 होना चाहिए, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो इस एंगल को कितना होना पड़ेगा कि ये वाला एंगल 90 हो जाए, थीटा। थीटा होना पड़ेगा या नहीं, ठीक है, ये वाला एंगल 90 होना है इस वाले एंगल को, तो ये थीटा होना पड़ेगा, तभी 90 माइनस थीटा प्लस थीटा विल बी इक्वल टू 90, राइट। यस सर। ठीक है, हो गया भाई, नोट कर लिया। यस। चलिए, तो अब आप लोगों को